नमस्कार दोस्तों, मैं पवन दुबे आपका स्वागत करता हूं आज की मेरी नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का क्लास 11th का चैप्टर 7 का पार्ट 2 है ये, क्योंकि इंट्रोडक्शन में कवर कर चुका हूं। ठीक है, तो चैप्टर 7 का हिस्ट्री क्लास 11th की ये बुक, इसमें जो टॉपिक कवर होगा वो है द रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी और यूनिवर्सिटी एंड ह्यूमनिज़्म। ये दोनों ही मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सबसे रिवाइवल का मतलब समझेंगे। रिवाइवल का मतलब होता है एक तरीके से रिफॉर्म अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो पूर्ण जन्म कह सकते हो आप। एक तरीके से जो चीज़ एक बार नुकसान हो गई है, ख़त्म हो चुकी है, उसको फिर से वापस लाना, उसको फिर से रिवाइव करवाना। ठीक है, तो इटालियन सिटी का आपको पता है यहाँ पे आफ्टर द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर मैनी ऑफ द टाउन डेट हैज़ बीन पॉलिटिकली एंड कल्चरली सेंटर इन इटली फेल इनटू ruin। ये इस लाइन से कनेक्टेड है, ये एक इस हेडिंग से कनेक्टेड है। ये पहला जो है मेरा पॉइंट, इसमें क्या कह रहा है, आपको पता है कि वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जब पतन हुआ था, जब वो फॉल हुआ था, जब उसका विध्वंस हुआ था, तब बहुत सारे जो टाउन्स हैं कहाँ के, इटली के। ठीक है, इटली के टाउन में पॉलिटिकली और कल्चरल अनस्टेबिलिटी आ गई थी। स्टेबल नहीं था कुछ भी, सब अस्त व्यस्त हो गया था, सब कुछ बर्बाद हो गया था, ऋण हो गया था। ठीक है, तो जब सब बर्बाद हो गया, उसके बाद से कैसे रिवाइवल हुआ इटालियन सिटी का, इस पूरे जो आप पढ़ने वाले इस पूरी हेडिंग में, इस पूरे मतलब इस पूरे पार्ट में वो यही पढ़ने वालों कि किस तरीके से जब ये पॉलिटिकली और कल्चरली अनस्टेबल हो गए, ऋण हो गए, बर्बाद हो गए, तो कैसे इनका रिवाइवल हुआ। क्लियर है। While Western Europe was being reshaped by feudal lords and unified under the Latin Church। कहने का मतलब क्या है कि वेस्टर्न, यहाँ तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर की बात कर रहे हैं, यहाँ वेस्टर्न यूरोप, पूरे यूरोप जो वेस्टर्न यूरोप है वो क्या कर रहा है, अपने आप को फिर से रीशेप कर रहा है, रीबर्थ कह सकते हो कर रहा है। कहाँ से, फ्यूडल बॉन्ड, फिर से फ्यूडलिज्म की भावना वहाँ पे विकसित होने वाली है। उन्होंने लैटिन चर्च के साथ संधि कर लिया है, यूनिफाई हो गए हैं, एकीकरण हुआ है उनका। ठीक है, वो सब अब एक साथ एक ही थाली के चट्टे बट्टे कह सकते हो। ये सब अभी एक फ्यूडल बॉन्ड और लैटिन चर्च एक साथ मिल के अब थर्ड क्लास को, जो थर्ड लोअर क्लास है, उसे परेशान करने की भावना विकसित कर रहे हैं। ठीक है, विद द एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड बिटवीन द बेंजेंटाइन एम्पायर एंड द इस्लामिक कंट्री, द पोर्ट्स ऑन द इटालियन कोस्ट रिवाइव। कहने का क्या मतलब है कि जब ट्रेड एक्सपेंशन हुआ किन दोनों के बीच, बेंजेंटाइन एम्पायर और इस्लामिक कंट्री के बीच, तो जो इटालियन पोर्ट्स थे ना वो रिवाइव हुए। रिवाइव मतलब उनका फिर से पूर्ण जन्म हुआ, और यहीं से रिवाइवल ऑफ इटालियन सिटी शुरू होता है। आप समझाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पे देखिए और एक बार पढ़ लेते हैं। इटालियन टाउन्स प्लेड अ सेंटर रोल। ठीक है, वन द मोस्ट वाइब्रेंट सिटी वाज वेनिस एंड वन वाज जेनेवा। देखो अब समझो बात को, यहाँ पे आपका मान लीजिए इटालियन सिटी है। ठीक है, यहाँ पे आता है वेनिस, यहाँ पे आता है जेनोवा। वेनिस और जेनोवा दोनों ही समुद्र के किनारे बसे हुए शहर हैं इटली के। ठीक है, यहाँ पे बेंजेंटाइन एम्पायर का मतलब होता है ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, यहाँ पे ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, यहाँ पे नीचे आपका इस्लामिक कंट्रीज़ हैं। जब इस्लामिक कंट्री और बेंजेंटाइन एम्पायर के बीच ट्रेड हुआ तो बीच में क्या आ रहा है, बीच में आपकी इटली आ रही है। ठीक है, यहाँ पे इटली आ रही है और यहाँ पे वेनिस और जेनेवा, क्योंकि ये समुद्र के किनारे बसे शहर हैं तो इसलिए यहाँ पे शिप्स आएंगी। यहाँ पे जो शिप्स लेंगे, जो ट्रेड होगा पोर्ट्स के थ्रू, ठीक है, वो इसीलिए इसको वाइब्रेंट सिटी माना गया, वेनिस और जेनेवा को। इसलिए इटली ने जब एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का किन दोनों के बीच, बेंजेंटाइन ईस्टर्न रोमन एम्पायर भी कह सकते हो, और यहाँ पे इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच, तो इन दोनों के बीच एक क्रूशल रोल प्ले किया किसने, इटालियन सिटी ने। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देयर वॉज अ डिफरेंट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, द क्लर्जी वर नॉट पॉलिटिकली डोमिनेंस हेयर, नॉट वर द पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड्स। अब वेनिस और जेनोवा में ये बात तो थी, लेकिन एक और बात है कि वहाँ पे क्लर्जी ना ही पॉलिटिकली डोमिनेट करते थे, ना ही फ्यूडल लॉर्ड्स पावरफुल थे। कहने का मतलब क्या है, वेनिस और जेनोवा में थर्ड स्टेट का बोलबाला था, थर्ड स्टेट पार्टिसिपेट करते थे। वहाँ पे उन्हें दबाने वाला क्लर्जी या फ्यूडल लॉर्ड्स में से कोई नहीं था। Rich merchants and bankers actively participate in governing the city, and this helped the idea of citizens to strike root।
कहने का क्या मतलब है, जब बड़े बड़े रिच मर्चेंट्स थे, बैंकर्स थे, उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, खुलेआम पार्टिसिपेट किया सिटी को गवर्न करने में, और ये हेल्प हुआ, एक आइडिया जो सिटीजन का है, ठीक है, उन्होंने वहाँ पे अपनी एक रूट पकड़ मजबूत कर ली उस एरिया में, ठीक है। वेनिस और जेनोवा की हमें बात कर रहे थे। तो यहाँ तक आपको समझ आया कि किस तरीके से इटालियन सिटी का रिवाइवल हुआ, किस तरीके से वो एक तरीके से नया उनका विकास हुआ। आगे की हेडिंग है हमारी यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़्म। यूनिवर्सिटीज़ का मतलब जहाँ पे आप स्टडी करते हो, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और ह्यूमनिज़्म का कंसेप्ट मतलब मानवतावाद, जिस तरीके से हम मानव हैं, हमें अपने अधिकार हैं कि हम तर्क कर सकते हैं, हम क्वेश्चन कर सकते हैं, हम उस चीज़ के लॉजिक्स ढूंढ सकते हैं। उसी तरीके से उस ज़माने में ह्यूमनिज़्म का कंसेप्ट कैसे आया, किस तरीके से प्रमोट हुआ, वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। लिखा द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स। कहने का मतलब क्या है, जो बहुत ही पहली यूनिवर्सिटीज़ थी यूरोप के अंदर, वो इटालियन टाउन्स में इस्टेब्लिश हुई, ठीक है। द यूनिवर्सिटीज ऑफ पेडाउ एंड बोलोग्ना हैड बीन सेंटर ऑफ लीगल स्टडी फ्रॉम द 11th सेंचुरी। 11th सेंचुरी के आसपास जब दो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पेडागो एंड बोलोग्ना, वो क्या है, लीगल स्टडी के लिए मानी जाती थी पहले, ठीक है। लीगल स्टडी मतलब लॉज की पढ़ाई के लिए, ठीक है। आगे आप देखो कि लॉ जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टडी बन जाएगा, एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन जाएगा, ठीक है, एक पॉपुलर सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, स्टडी करने के लिए। Commerce being the chief activity in the city, there was an increasing demands for lawyer and notaries. लॉयर्स तो जानते हो, वकील। नोटरीज का मतलब क्या होता है, जो कि रिकॉर्ड कीपर होते हैं, रिकॉर्ड्स को रखते हैं, ठीक है। अब आगे जब आप लॉज की स्टडी करोगे, जब लीगल स्टडीज़ करोगे, तो आपको लॉयर्स की डिमांड, नोटरीज यानी कि रिकॉर्ड रखने के लिए, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं, एंड वो नोटरीज के साथ ही है, राइट एंड इंटरप्रेट रूल्स एंड रिटर्न एग्रीमेंट्स। कहने का क्या मतलब है इसके कहने का मतलब है कि लॉयर्स और नोटिस की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे रिटर्न्स आर्ग्यूमेंट्स हमें तैयार करने पड़ते थे, रिटर्न एग्रीमेंट तैयार करने पड़ते थे, क्योंकि अब जाहिर सी बात है ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। अब ह्यूमन जो है तर्क करना चाह रहा है, क्वेश्चन करना चाह रहा है, ठीक है। तो इसलिए नोटरीज, रिकॉर्ड कीपर की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। लॉ वॉज देयरफॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। लॉ जो है एक पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी हुआ। लॉ जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। दिस एजुकेशनल प्रोग्राम इम्प्लाइज दैट देयर वाज अ मच टू बी लर्न विच रिलीजियस टीचिंग अलोन कुड नॉट गिव। इससे इंसानों को ये समझ आया, जब उन्होंने पढ़ाई की, जब वो चीज़ों को समझने लगे, तो इनसे ये समझ आया कि पढ़ाई जो है वो हमें इतना कुछ दे सकती है जो कि हमें धर्म, जो कि हमें रिलीजियस टीचिंग से नहीं मिल सकता। याद रखना, क्योंकि रिलीजियस टीचिंग क्या थी, आप तर्क नहीं कर सकते, आप फिर लॉर्ड्स और क्लर्जी के सामने कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है। और एजुकेशन क्या कहती है, एजुकेशन आपको फ्रीडम देती है, इक्वालिटी का कंसेप्ट समझाती है, ठीक है, फ्लैटर्निटी का कंसेप्ट समझाती है। तो इसलिए उनको ये लगा कि रिलीजियस टीचिंग वो नहीं दे सकती जो हमें एजुकेशन दे सकती है। दिस वॉज द कल्चर विच हिस्टोरियन इन द 19th सेंचुरी वर टू बी लेबल ह्यूमनिज्म। 19th सेंचुरी के जो हिस्टोरियन थे, इसी कल्चर को, इसी जो व्यवहार है जो अभी आप देख पा रहे हो, ह्यूमनिज्म, अब तर्क दे रहे हैं, लॉजिक दे रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसको ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट माना उन्होंने, ठीक है। द टर्म ह्यूमनिस्ट वाज यूज्ड फॉर मास्टर वू टॉट ग्रामर, रिटरिक्स, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलोसफी। कहने का क्या मतलब है, जो ह्यूमनिस्ट का टर्म है, जो इसे किस लिए यूज़ किया जाता था, जो कि ग्रामर, लिटरेक्स, पोइट्री, हिस्ट्री एंड मॉरल फिलॉसफी को समझते हों, जो मास्टर हों। अब इसमें देखो, इसको ना अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट आपके हैं वो सारे एक वाई क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। वाई क्वेश्चन का मतलब क्या है, आपको ये जिज्ञासा रखनी पड़ती है कि ऐसा है तो क्यों है, अगर हम आपकी गुलामी करें तो क्यों करें, ठीक है। मैं उस ज़माने में से लेकर आपको रिलेट करवा रहा हूँ कि जो थर्ड स्टेट थे वो अगर गुलामी करना चाहते तो क्यों करें, क्या अधिकार है क्लर्जिस का, क्या अधिकार है फेडरल लॉर्ड्स का कि वो उनको गुलाम बनाएं। तो अब ह्यूमनिस्ट का कंसेप्ट इसी तरीके से डेवलप होने वाला है, ठीक है। आप सब क्वेश्चन करने वाले हैं। दिस रेवोल्यूशनरी आइडिया अट्रैक्ट अटेंशन इन मैनी अदर यूनिवर्सिटीज़, पर्टिकुलरली इन द न्यूली इस्टेब्लिश यूनिवर्सिटी इन पेट्राक ऑन होम टाउन ऑफ फ्लोरेंस। फ्लोरेंस में एक यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्राक। ये जो आइडियाज़ आ रहे हैं वेनिस और जेनोवा से, वो अट्रैक्ट करेंगे, वो इस आइडियाज़ को अट्रैक्ट करेंगे। धीरे धीरे सारा इसी तरीके इन्फ्लुएंस होगा, सारी आइडिया पूरे यूरोप में, पूरे इटली में
ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट डेवलप होगा। अभी तो बस यूनिवर्सिटी इन पेट्राक जो कि फ्लोरेंस में है, ठीक है, वही सिर्फ डेवलप हो रहा है। आगे चल के देखोगे पूरे इटली, पूरे यूरोप में कंसेप्ट आएगा। अ सिटी इज़ नोन by its great citizen as much as its wealth, and Florence had come to be known because of Dante Alighieri 1265 and 1321, ये इनका लाइफ टेन्योर है। A layman who wrote an on religious theme, and Goethe 1267 to 1337, an artist who paint लाइफ लाइक पोर्ट्रेट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर डन बाय अर्लियर आर्टिस्ट। ये बहुत बड़ी लाइन है, इसका मतलब समझाता हूँ सिंपल कि फ्लोरेंस में जो शहर है ना, वो फ्लोरेंस जो सिटी है वो अब अपने नागरिकों से जानी जाएगी। नागरिकों से जानने का मतलब क्या, वहाँ के नागरिक वहाँ के मालिक होंगे, वहाँ के नागरिक अब उन कानून बनाएंगे, नए नए नियम बनाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, ट्रेड व्यापार करेंगे, मर्चेंट्स होंगे, बैंकर्स होंगे, तो उनकी सिटीजनशिप की वजह से जाना जाएगा वो शहर। कौन? फ्लोरेंस, क्योंकि वो खुद ही वेल्थ जनरेट कर रहे हैं। अब वो क्लर्जी और पोप, बिशप, नन, इन सब पे नहीं रहेंगे, ठीक है, आश्रित फ्यूडल लॉर्ड्स पे नहीं रहेंगे। वो अब सिटीजनशिप्स के ना एक कंसेप्ट आएगा वहाँ पे फ्लोरेंस, ठीक है। अब बहुत प्रसिद्ध होगा क्योंकि वहाँ पे एक जो राइटर है डेंटे एलिग्री, ये इनका 1265 में उनका बर्थ हुआ था। उन्होंने एक किताब लिखी रिलीजियस थीम के ऊपर। ये जो किताब थी रिलीजियस थीम के ऊपर, वो पुराने धर्म को नहीं मानती थी, वो नए वाले धर्म को, जो ह्यूमनिस्ट कंसेप्ट है, उस पर लिखी थी। उस तरीके से एक आर्टिस्ट हैं गोएटो, 1267 में इनका बर्थ हुआ और 1337 में इनकी डेथ हुई। 1321 में। तो ये जो आर्टिस्ट थे, इन्होंने पेंटिंग फिगर आउट की, एक पोर्ट्रेट बनाया, एक फिगर बनाया, आपकी बुक में वो फिगर दिया हुआ है, ठीक है। उसमें उन्होंने ये दर्शाया कि किस तरीके से अब आप इंसान आज़ाद हो, अब आप ह्यूमनिज्म का कंसेप्ट, ह्यूमनिस्ट कंसेप्ट को उसमें उन्होंने तराशा, उसमें बताया गया, ठीक है। तो ये सब था आज के वीडियो में, इतना ही। उम्मीद है गाइज आपको हमारी वीडियो समझ आ रही होगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आगे आने वाली वीडियो में और भी इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो डालता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।